राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है कि वो इलीगल सैंड माइनिंग को खत्म करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाएंगे। इलीगल सैंड माइनिंग का मतलब होता है आपकी जो रिवर है, रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, बहुत सारी सैंड लेके आती है और ये सैंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी अच्छी क्वालिटी की सॉइल हम भी चाहेंगे यूज करें। तो ऐसी सॉइल, अगर ऐसी सैंड आप रिवर बेड से निकालते हो, दैट टू विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, तो उसे हम कहेंगे इलीगल सैंड माइनिंग। और लोग ऐसा करते क्यों हैं? देखो, मार्केट में है डिमांड, बहुत सारे लोगों को अपना घर बनाना है, उसके लिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सैंड चाहिए, रोड्स डेवलप करने हैं, हमें ब्रिजेस बनाने हैं। कुछ लोगों को अपनी इंडस्ट्रीज में सैंड का यूज है, जैसे ग्लास इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सैंड बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ऐसे केस में डिमांड है तो सप्लाई करने के लिए लोग आ ही जाते हैं। अब अगर हम रीजन समझे कि क्यों इलीगल सैंड माइनिंग रियल में इंडिया में हो रही है, तो उसका पहला रीजन है हमारे यहां स्ट्रिक्ट रूल्स का ना होना। जो रूल्स हमारे यहां अवेलेबल है वो कोई बहुत ज्यादा पेनाल्टी नहीं लगाते उन लोगों के ऊपर जो इलीगल एक्टिविटीज में पाए जा रहे हैं। और दूसरी चीज, जो रूल्स ऑलरेडी है उन्हें भी सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। दूसरा इशू इंडिया में निकल कर आता है कि हमारे यहां डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 1.4 बिलियन, और वो बढ़ते जा रही है। ऐसी पॉपुलेशन अपने घर बनाना चाहेगी, अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहेगी। साथ साथ हमारे यहां अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि लोग अर्बन सिटीज में जाकर रहना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो उस एरिया में लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर से कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ेगी। उस वजह से हम देखते हैं कि ऐसी सैंड माइनिंग एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। तीसरा रीजन है कि हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। देखो, रिवर से अगर आप सैंड नहीं निकालते तो एक और ऑप्शन होता है कि आप एम सैंड यूज करो। एम सैंड का मतलब होता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। तो जैसे ग्रेनाइट स्टोन होता है, उसे क्रशर में ले जाकर छोटे छोटे पीसेस सैंड की तरह उसे कन्वर्ट किया जाता है। अब ऐसा एम सैंड हमारे यहां अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, और अवेलेबल ना होने के कारण लोग इसे यूज नहीं कर रहे। और चौथा रीजन है कि कुछ ग्रुप्स, जो लोग ऐसी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसे हम सैंड माफिया कहते हैं। और ये काफी हद तक पावरफुल है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ इन्होंने अपना नेक्सस फॉर्म किया है। और जो हमारे यहाँ रूल्स, मैंने कहा कि बहुत कमजोर है, उस चीज का ये लोग बहुत अच्छे से मिसयूज कर लेते हैं। अब अगर आप देखें कि ऐसी इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से इंडिया में या फिर जो हमारी सारी की सारी इकोसिस्टम है उस पर कैसे इंपैक्ट होता है। पहले तो आप नोटिस करोगे जो रिवर का नेचुरल फ्लो है, जिस तरीके से वो बहती है, आपने जैसे ही वहां से सैंड रिमूव करी, उसका वो नेचुरल फ्लो चेंज हो जाएगा। साथ में रिवर के अंदर जो भी सॉल्ट कंटेंट होता है, जिससे हम उसकी सैलिनिटी का पता करते हैं, हो सकता है वो सॉल्ट कंटेंट कम ज्यादा हो जाए। और जब ये चेंज हो जाएगा तो जो भी स्पीसीज उस रिवर के अंदर रहती है, जो भी फिश हो गए, टर्टल हो गए, उनकी लाइफ इससे थ्रेटन हो जाती है। हमने देखा तमिलनाडु के अंदर एक जगह है टुटीकोरिन नाम की, वहां पर कुछ विलेजेस के अंदर जो आपका सी वाटर है वो उस विलेजेस के अंदर जा चुका है। देखो, सी वाटर बहुत ही, क्या कहते हैं, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो हम पानी पीते हैं, उसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत कम है। लेकिन जब सी वाटर ही इन विलेजेस के अंदर चला गया तो वो ग्राउंड वाटर भी पीने लायक नहीं रहा। और जो कोस्टल रीजन है, वहां पर जो फिश वगैरह पाई जाती थी, उनकी पॉपुलेशन भी हमने डिक्रीज होते देखी है। तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा, इसी कोस्टल रीजन में हम देखते हैं एक फेनोमेना होता है कोस्टल इरोजन। आप देखोगे जो भी कोस्टल रीजन आप देखते हो, वहां पर बहुत सारे वेव्स आते हैं, टाइड्स आते हैं। उसकी वजह से वहां पर जो भी लैंड है, जो भी सैंड है, वो स्लोली स्लोली थोड़ी थोड़ी कम होते जाती है। इसे हम कहते हैं कोस्टल इरोजन। अब होता यह है कि जब आप इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे हो तो सैंड वहां से आपने ऑलरेडी हटी रही थी, आपने और ज्यादा हटा दी, तो इससे ये कोस्टल इरोजन की जो स्पीड है और ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा होगा, जो भी स्पीसीज यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, जैसे हमने देखा जो गंगा रिवर बेसिन है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, यहां पर जो स्पेसिफिक स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन्स हो गए, घड़ियाल्स हो गए,
इनकी पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन करते हुए हम देख रहे हैं। बहुत सारे इनमें से स्पीसीज तो इतने वल्नरेबल हो चुके हैं कि शायद इनकी स्पीसीज खत्म हो जाए। दूसरा हमने देखा ओडिशा में जो उनका कोस्टल रीजन है, वहां पर एक स्पीसीज है ऑलिव रिडले सी टर्टल। ये जो टर्टल है पीरियोडिकली हर साल आते हैं नेस्टिंग के लिए। नेस्टिंग यानी एक सेफ लोकेशन ये लोग ढूंढते हैं जहां पर ये अपने अंडे दे सके, और ऐसे एग्स को ये लोग प्रोटेक्ट करने के लिए इसी सैंड का यूज करते हैं ताकि कोई और एनिमल इनके ऊपर अटैक ना कर सके। अब अगर आप सैंड हटा दोगे तो इनकी ये नेस्टिंग साइट भी खत्म हो जाएगी। फिर और क्या होता है, जब आप सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा करते हो तो वहां जो पानी है उस रीजन में वो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, मड़ी हो जाता है। ऐसे क्लाउडी वाटर में क्या होगा, जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, तो उसमें जो फिश वगैरह है वो लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। सनलाइट बहुत कम पहुंच पाती है, उसकी वजह से आप देखते हो जो कोरल रीफ है उसकी पॉपुलेशन, वो जो संख्या है वो इकोसिस्टम पूरी डैमेज हो जाएगी। फिर आप देखते हो जब आपका ये सेडिमेंट्स यहां से हट जाएगा बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऐसी रिवर में जब एकदम से बारिश होगी, फ्लैश फ्लड्स होंगे, तो जो फ्लडिंग है, फ्लडिंग जैसा सिनेरियो बहुत ज्यादा बन सकता है। तो फ्रीक्वेंटली जो आजकल न्यूज सुनते हो कि फ्लड आ गए, फ्लड आ गए, उसके पीछे का रीजन है कि हम लोग सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फिर आप सुनते हो कि किसी रिवर के आसपास बहुत ज्यादा टूरिज्म एक्टिविटीज होती है क्योंकि वो इलाका देखने के लिए बहुत अच्छा है, एस्थेटिक ब्यूटी है। लेकिन जब आप सैंड माइनिंग करके सैंड हटा दोगे तो वो एस्थेटिक ब्यूटी भी खत्म हो जाएगी और आपका टूरिज्म सेक्टर लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। अब अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो कुछ सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ मैकेनिज्म्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करी है। जैसे आप देखते हो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, इसको 2023 में अमेंड भी किया गवर्नमेंट ने। ये एक्ट कहता है कि जो सैंड है इट इज अ माइनर मिनरल, और ऐसे माइनर मिनरल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। तो सैंड किसे देनी है, किसे नहीं बेचनी, इसका कोई लीजिंग करना है, कोई लाइसेंस देना है, ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो पहले तो इन्होंने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर दी। दूसरा एक है हमारे यहां एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स। देखो किसी एरिया में अगर आप कोई प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो, तो उस इंडस्ट्री के लगाने से एनवायरमेंट को कितना इंपैक्ट हो सकता है, कितना वहां डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसके बारे में हम पहले ही असेसमेंट कर लेते हैं ताकि पता चले क्या ये प्रोजेक्ट सही में हमें बनाना चाहिए या नहीं। तो ऐसे रूल्स हमने पहले से बना रखे हैं, सवाल है इनके इंप्लीमेंटेशन का। तीसरा है सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016। अब 2016 में ये जो गाइडलाइंस आई, उन्होंने कहा कि आप जो भी सैंड माइनिंग करते हो इंश्योर करो कि वो सोसाइटी या एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ना जाए, सोसाइटी का भला होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, ऐसा इस गाइडलाइंस का कहना था। और इन्हीं गाइडलाइंस को सप्लीमेंट करते हुए 2020 में और कुछ गाइडलाइंस आई जिन्हें हम कहते हैं एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रिवर ऑडिट टीम बनानी चाहिए। एक स्पेशल टीम हो जो हर कुछ टाइम बाद ऑडिटिंग करे, पता करे कि कितनी सैंड माइनिंग एक्टिविटीज उनके डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट हो रही है। और जैसे ही ये ऑडिट कंप्लीट हो, हर कुछ टाइम बाद इन्होंने ऐसी रिपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी वेबसाइट पर अपलोड करनी चाहिए ऑनलाइन। और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे शुरुआत से लेके एंड तक, तो जैसे माइनिंग एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है वहां का पूरा डेटा, फिर वो आप ट्रांसफर कर रहे हो एक लोकेशन से कहीं और, तो जो भी ट्रक्स वगैरह इन्हें लेके जा रहे हैं उन ट्रक्स का रजिस्ट्रेशन हो जाए। ऐसे ट्रक्स के अंदर जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल्ड हो ताकि पता किया जाए कौन सी सैंड कहां पर जा रही है और फिर वो सैंड किसे बेची गई। ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाना चाहिए। अगर कहीं पर इलीगली सैंड निकाली जा रही हो तो वहां पर आप सर्वेलेंस कर सकते हो। जैसे आप नाइट विजन ड्रोन्स का यूज करो ताकि रात में ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही हो तो उन्हें भी हम पहचान सके। और क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज इलीगली बहुत ज्यादा हो रही है तो हमें इसके उल्टा करना होगा कि लीगल सैंड माइनिंग को हम ज्यादा प्रमोट करें। वो कैसे कर सकते हैं? हम पहले तो जो भी सैंड बेची और खरीदी जाती है उसको सारा का सारा मैकेनिज्म उसका ऑनलाइन हम कर दें, तो लोग ऑनलाइन ही खरीदेंगे। और कभी कभी क्या होता है, लोग यूज करते हैं लूप होल्स। जो भी सैंड माफियाज हैं
अगर कोई रिवर 2 स्टेट्स की बॉर्डर बनाती है तो ये लोग इस एक स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं, तो जुरिस्डिक्शन ना होने के कारण यहां की टास्क फोर्स वहां पर काम नहीं कर पाएगी। तो जो एक स्पेशल आपने ऑडिटिंग मैकेनिज्म बनाई थी, एक स्पेशल टीम बनाई, आप ऐसे नेबरिंग स्टेट्स मिलके कंबाइन ऐसी एक टीम बनानी चाहिए ताकि जुरिस्डिक्शन का इशू ना आए और ऐसे लूप होल्स का वो लोग यूज ना कर पाए। इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो, एक सर्वे कंडक्ट करो पता करने के लिए कि कितनी सैंड की डिमांड अगले 4-5 सालों में हमें हो सकती है, क्या उतना सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है क्या। तो ऐसा सर्वे पॉलिसी मेकर्स को प्लान बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन जो होनी चाहिए वो ये कि जब भी मॉनसून का सीजन हो उस टाइम पर सैंड माइनिंग क्लियरली बंद कर देनी चाहिए, बैन होना चाहिए। तो दीज आर दी गाइडलाइंस, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू। बाकी इसके रिलेटेड और कोई अपडेट आती है तो फिर कभी किसी वीडियो में हम जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।